तो चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, वीकेंड करीब है और हमारा प्लान तो बन ही जाता है कि इस वीकेंड क्या करना है, लेकिन मौसम का क्या प्लान है ये जानना जरूरी है, क्योंकि घर से बाहर निकलना होता है। तो मौसम का वीकेंड प्लान क्या है ये बताते हैं। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज ये है कि दिल्ली एनसीआर के आसमान पर बादलों का डेरा है और मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन तक मौसम सुहाना रहने वाला है। यानी दिल्ली एनसीआर वालों को सुहाने मौसम के साथ सुहाने वीकेंड की भी सौगात मिलने जा रही है। बारिश होगी तो जाहिर है तापमान भी कम होगा और मौसम कूल हो जाएगा। वीकेंड में रिमझिम फुहारों की सौगात दिल्ली वालों को और क्या चाहिए भला। उमस और गर्मी के बीच दिल्ली वालों के लिए वीकेंड सुहाना होने की खुशखबरी आई है। बेहिसाब गर्मी और उमस से परेशान दिल्ली एनसीआर वालों को राहत भर मौसम नसीब होने वाला है। दरअसल मौसम विभाग ने गुड न्यूज दी है। आईएमडी का कहना है कि अगले 3 दिन झमाझम बारिश और बौछारें मिल सकती है। यही नहीं, अगले 2 दिन तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। यानी दिल्ली वाले वीकेंड पर सुहाने मौसम का मजा ले पाएंगे। 26 सितंबर से दिल्ली में बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है, जो 28 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस दौरान तेज बारिश और लगातार बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली में मौसम सुहाना रहने का अनुमान है और अधिकतम तापमान 31 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। कल एक लो प्रेशर एरिया फॉर्मेशन हुआ। अगर आप जो क्लाउड पिक्चर्स देखेंगे तो उसका एरिया था वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और जॉइनिंग एरिया ऑफ आंध्रा कोस्ट। तो उसके प्रभाव से क्या है कि बे ऑफ बंगाल से हवाएं आ रही हैं आज इवनिंग से, और उसके बाद आने वाले 2 दिनों में दिल्ली में हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है और उसके बाद फिर ड्राई होने का ही पॉसिबिलिटी है। आईएमडी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से हवाएं दिल्ली एनसीआर की तरफ आ रही हैं। इससे आज शाम को हल्की बारिश हो सकती है और 27 सितंबर यानी कल भी दिल्ली में हल्की बारिश होने के आसार हैं। इस बारिश का नतीजा ये होगा कि तापमान में गिरावट आएगी और मौसम सुहाना हो जाएगा। जैसे ही अभी रेनफॉल एक्टिविटी होता है तो अब उसके बाद टेम्परेचर्स में थोड़ी गिरावट आती है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसे अभी जो वेदर है थोड़ा सा प्लेजेंट हो जाए, लेकिन इसके बाद 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद फिर जो यूजुअल टेम्परेचर्स है वैसे ही आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये शुक्र मनाने की बात होगी कि दिल्ली में आज से 28 सितंबर के बीच पारा चढ़ना बंद हो जाएगा और तापमान 30 डिग्री के निचले स्तर पर आ जाएगा। छिटपुट बारिश के साथ साथ कभी कभी गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। साथ ही बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। कुल मिलाकर पिछले कई दिनों से उमस गर्मी झेल रहे राजधानी के लोग खुशनुमा मौसम में वीकेंड मना पाएंगे। दिल्ली से मनीषा लाडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई ऐसे मौसम का इंतजार किस किस को है ये बताओ। ठंड का नहीं, बारिश का भाई, वापस से। मुझे तो बारिश का बिल्कुल इंतजार नहीं है। मैं बहुत थक गई हूँ अपने बालों को बनाने। अच्छा, मेरे को लगा इनको ट्रैफिक के चक्कर में नहीं, इनको बालों के चक्कर में कभी 2 दिन छुट्टी रहनी इनको अपनी ब्यूटी के चक्कर में। अदिति, मैं बेचारी फैशन की बात। बारिश होगी, आप लोग घूमने कैसे जाओगे यार? क्या करोगे? मजा ले सकते हैं बालकनी में बैठ जाओगे, बालकनी में बैठ करके आराम से चाय अपने घर पर फैमिली के साथ। अच्छा खाना बन सकता है। न्यूज बता दो। न्यूज बता रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि मॉनसून बीतने वाला है, जलेबियां नहीं खिलाई किसी ने। अपने प्रोड्यूसर को बोलते हैं जलेबी और समोसे का कॉम्बिनेशन। अब बारिश होगी। अच्छा, बारिश भी तो वीकेंड में होती है ना। खैर कोई बात नहीं प्रोड्यूसर साहब, अगर कल इन केस बारिश होती है तो आई थिंक जलेबी और समोसे वाला मौसम बनता है। मौसम बन ही रहा है और खाना भी बनता है, क्योंकि देखिए जब बारिश होती है तो हल्की सी ठंडक महसूस होती है, खाने पीने का मन करता है। और सबसे अच्छी, जिसको हम कहते हैं ना सोने पे सुहागा, ये है कि हवा की गुणवत्ता बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। और इसी गुणवत्ता को और सुधारने के लिए अब दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई है। 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान का ऐलान कर दिया है। क्या है वो, दिखाते हैं आपको। यहाँ तक विंटर एक्शन प्लान पिछले साल 14 पॉइंट का था, इस बार हमने 21 पॉइंट किया है। उसमें खास तौर से जो नए मेजर्स पे सरकार ने जो फोकस किया है, उसमें एक हॉट स्पॉट जो हमारे उसकी जो समस्या है कि नॉर्मल जब दिल्ली में AQI 300 होता है तो हॉट स्पॉट पे 450 होता है।
लगभग 125 से 150 का वो वहां पे जंपिंग होता है और वो पूरे दिल्ली के एक्यूआई के लेवल को बढ़ा देता है। तो उस पे हम पिछले बार से ही फोकस कर रहे हैं। इस बार ड्रोन से उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने प्लान बनाया है कि जिससे कि वहां पर ये देखा जा सके कौन कौन सोर्स हैं जहां से वो प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ रहा है, उसको नियंत्रित किया जा सके। दूसरा जो मेजर हमने निर्णय लिया है, अब तक जो हमारा जो पूरा एक्शन प्लान था वो जो फॉलो नहीं कर रहा है उसको पनिश करने का था, लेकिन ये काफी डिस्कशन के बाद आया कि जो अच्छा कर रहा है वो निगलेक्ट हो रहा है। उसके लिए सरकार ने हरित रत्न अवार्ड देने का निर्णय लिया है इस बार से। जो भी व्यक्ति हो, एजेंसी हो, कंपनी हो, सरकारी अधिकारी हो, जो अच्छा वर्क करेंगे उनको जो है उनको सम्मान किया जाएगा। ऑड इवन को लेके चिंताएं, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि नवंबर 1 से लेके 15 तक दिल्ली में स्थिति जो है वो क्रिटिकल होने की संभावनाएं अभी से बन रही हैं, तो क्या ये वही विंडो होगा जब ऑड इवन शायद आप लोग लागू कर सकते हैं? और कितना एक्यूआई का एक आपने स्टैंडर्ड? देखिए, नॉर्मली जो होता है जब सीवियर प्लस कैटेगरी में जाती है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो उस समय इमरजेंसी मेजर की जरूरत होती है, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी होती है कि जब हवा पूरी तरह से रुक जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है और बारिश नहीं होती है। ऐसे में जितने पोल्यूटेंट हैं, जितने प्रदूषण के कण हैं, वो ऊपर वायुमंडल में जाने की जगह वो सतह पे आ जाते हैं, एक लेयर पैदा हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में इमरजेंसी मेजर्स की जरूरत है। ऑड इवन पहले हमने किया है, इस बार भी हम उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो फिर उन परिस्थितियों के अनुसार हम निर्णय लेकर के आगे बढ़ेंगे। दूसरा, आर्टिफिशियल रेन। पिछली बार आईआईटी कानपुर ने ये प्रस्ताव सरकार के सामने रखा था, अरविंद जी के से उनकी मीटिंग हुई थी, उसके बाद हमने शुरू किया, लेकिन बाद में हमने देखा कि उसके लिए दिल्ली चूंकि राजधानी है देश की, तो यहाँ बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, तो वो चीज हासिल करना शॉर्ट टर्म में मुश्किल था। इस बार इसलिए हमने सबसे पहले इसको लेकर के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि जल्द से जल्द एक मीटिंग बुला लिया जाए जिसमें आईआईटी कानपुर हो, जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों की परमिशन की जरूरत है उनको बुला लिया जाए और परमिशन की जो कार्रवाई है वो समय से पहले पूरा हो जाए। तो भाई दिल्ली के विंटर एक्शन प्लान ने तो इंश्योर कर लिया है कि दिल्ली की गुणवत्ता जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हमेशा अच्छा बना रहे, सर्दियों में भी। वाह, आपकी तैयारी है ऑड इवन उन्होंने लागू कर देना अगर ज्यादा खराब हुई तो? तैयारी 2 गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी। मतलब हम 2-3 सालों से इसको फॉलो कर रहे हैं, तो अब समझ में आ गया है कि करना पड़ सकता है, कभी कभी तो इंतजाम है। और हर बार विंटर्स में जो दिल्ली की हवा की स्थिति हो जाती है, गुणवत्ता इतनी खराब होती है, तो लोग अब कह रहे हैं कि भैया मंत्रियों से कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उसमें तो सब्सिडी दे दो, ताकि वो चला बट स्मॉग का नहीं। मुंबई की बात भी कर लो, दिल्ली हो एग्जैक्टली। और देखिए मुंबई का हाल बुरा है, दिल्ली में अगर बारिश मुंबई की बारिश का इंतजार है और परेशान नहीं कर रही अभी, तो बॉम्बे वाले परेशान है। एक्चुअली दिल्ली नहीं, देश के बाकी राज्यों में मौसम का मिजाज अब बदलने वाला है, ये कहा जा रहा है। मुंबई में कल शाम से हुई मूसलाधार बारिश ने तो ट्रेलर दिखा ही दिया, लेकिन फिलहाल वहां बारिश से लोगों को राहत अभी मिली है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहाड़ी राज्यों में भी आज से 2-3 दिन के लिए हल्की से बारिश जो है होने के अनुमान मौसम विभाग ने जता दिए हैं। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में देश भर के मौसम का हाल क्या रहने वाला है। चंद घंटों की बारिश ने मुंबई को पानी पानी कर दिया। जगह जगह सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, ट्रैक पर पानी भर गया। देखते ही देखते लोकल की रफ्तार थम सी गई। मुंबई, पुणे, ठाणे में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, जिससे मुंबई में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। हालांकि पिछले दिन के मुकाबले आज राहत रही। बीती शाम के मुकाबले कई इलाकों में पानी घटा है और लोकल ट्रेन सेवा भी नॉर्मल हुई है, लेकिन मुसीबत अभी पूरी तरह टली नहीं है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। आज सुबह 8:30 बजे तक मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन हालात में सुधार के बाद इसे बदलकर ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया। आने वाले 2 दिनों के लिए यही जो लो प्रेशर था अभी वो साउथ छत्तीसगढ़ के ऊपर है एज ए सर्कुलेशन। उसके प्रभाव से क्या है कि कोंकण, गोवा और
मध्य महाराष्ट्र में आने वाले 48 घंटों के लिए हमने रेड अलर्ट किया है, वहां 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है। गुजरात रीजन में भी आज 12 से 20 सेंटीमीटर हो सकती है, हमारा ऑरेंज अलर्ट है। और कल के लिए गुजरात के लिए हमारा रेड अलर्ट है। इसके बाद ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, जहां आप देखेंगे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहां भी क्लाउड्स हैं, हवाएं बे ऑफ बंगाल से जा रही हैं, वहां भी आने वाले 2-3 दिनों में वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र बनने और इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की वजह से महाराष्ट्र को भारी बारिश का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र गुजरात ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना है। इंदौर, उज्जैन, खंडवा, सीहोर, जबलपुर समेत 30 से ज्यादा जिलों में बारिश पर अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ जिलों में गरज चमक और हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। उत्तर प्रदेश में भी मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने का संकेत है। प्रदेश में आज से 3 दिन तक भारी बारिश हो सकती है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम का मिजाज पहाड़ी राज्यों में भी बदलने वाला है। पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। मौसम विभाग ने हिमाचल में अगले 2 दिनों के लिए हल्की, जबकि उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका जताई है। पहाड़ी राज्यों के लिए अगर आप बात करें तो वहाँ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है। स्पेसिफिकली अगर बात करें हिमाचल के लिए, वहाँ 1-2 दिन लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहेगा। लेकिन उत्तराखंड में कहीं न कहीं आने वाले 2-3 दिनों में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों से मानसून की वापसी हो गई है, यानी यहाँ बारिश का दौर खत्म हो चुका है। हालांकि बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवा या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, लेकिन जोरदार बारिश का दौर अब यहाँ से जा चुका है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, दिल्ली की तस्वीर आपने देख ली, दिल्ली का हाल जान लिया। मुंबई के मौसम का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे। देखिए, मुंबई महाराष्ट्र में लगातार 2 दिनों से इतनी तेज बारिश हो रही है कि परेशानियां खड़ी होती चली जा रही हैं। आपको बताएं कि लोकल ट्रेनें यानी कि वेस्टर्न, सेंट्रल और हब अपने समय से बिल्कुल ही देरी से चल रही हैं। कई फ्लाइटों को रद्द किया गया और कई फ्लाइटें तो देरी से उड़ान भरी हैं। आपको बता दें कि बुधवार शाम 8:30 बजे से ही इतनी तेज बारिश मुंबई में आज हो रही है कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही लोगों को मिल रही है। न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र के भी कई जिलों को मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट पर घोषित किया गया। हालांकि आज सुबह रेड अलर्ट जो है वो मुंबई से हटा करके ऑरेंज पर तब्दील किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि आज ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन आपको हम ये जरूर बता दें कि सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि कई ऐसे महाराष्ट्र के जिले हैं जहां पर तेजी से बारिश हो रही है, जिनमें थाने, रायगढ़, पालघर, नंदुरबार, धुले, जलगांव, सोलापुर और सतारा जैसे नाम शामिल हैं। अभी भी इन इलाकों में, इन जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। यातायात तो ठप हो ही रही है, लेकिन प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी भी आज पुणे दौरे के लिए आने वाले थे, उनका भी दौरा रद्द कराया गया है। इतना ही नहीं, इतनी ज्यादा उलझने पैदा हो गई कि एक मौत का भी मामला सामने आया है। मुंबई के अंधेरी इलाके में 45 वर्षीय युवती नाले में गिरकर उसकी मौत हो गई और अब मुंबई पुलिस की तरफ से बृहन मुंबई महानगर पालिका के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया है। मौसम विभाग की माने, कुछ देर पहले हमने उनसे इंटरव्यू किया है, 5 अक्टूबर तक इस तरह से बारिश आएगी और फिर धीरे धीरे मुंबई से बारिश जो है वो खत्म होती चली जाएगी। फिर एक बार वैसे ये जो तस्वीरें धर्मेंद्र अभी आपको दिखा रहे थे, ये राहत की तस्वीरें हैं। सड़कों पर ये हाल कल शाम ऐसा नहीं था। शाम तक जितने भी लोग ऑफिस से वापस लौट रहे थे, उनके लिए गाड़ी चला पाना मुश्किल था। कई गाड़ियां बीच रास्ते में बंद हो गई थी और आपको बता दें, लोगों को बहुत मुश्किलें आई है। घरों में पानी घुस गया है, मुंबई में ये हाल रहा है। चलिए आपको बता दें, सुहाने मौसम के बाद अब बात कर लेते हैं सैर सपाटे की, और लिहाजा अब आपको हम सीधे लिए चलते हैं कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। इन दिनों कश्मीर में चुनावी सरगर्मी है, लेकिन माहौल बेहद खुशनुमा है, तो देश परदेश के सैलानी भी यहाँ पहुंच रहे हैं। जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। देखिए, इसी कड़ी में कश्मीर में चुनाव का जायजा लेने पहुंचे विदेशी राजनयिकों ने भी श्रीनगर के चमशेरशाही गार्डन जाकर कश्मीर की खूबसूरती का दीदार किया है। आप भी विदेशी मेहमानों के सैर सपाटे की एक झलक देखिए।
अगली खबर मेरे बोलने की तो जरूरत है नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैंने शुरू कर दिया इन सब के अपने अपने अरमान जाग जाएंगे। मेरे को ये लहंगा लेना है, मुझे ये ज्वेलरी चाहिए। पीछे भी तो देखो ना, उन्होंने प्रूफ दे दिया है कि हम बात क्या करने वाले हैं। पूरा माहौल बना हुआ है नवरात्र का, जी ललचा जाता है। ये लहंगे पाके बह जाओ, तुसी की आप पाके बहन दो। नहीं, अदिति ने पहले ही बोल दिया कि दिवाली पे हमारी ड्रेस साड़ी होगी और नवरात्र पे पूरा हम लहंगा पहन। जी, नवरात्र में लहंगा, खास करके नवरात्र में लहंगा, नवरात्र में लहंगा, डांडिया दिवाली की साड़ी। और आप चाहें तो खरीद भी सकती है। देखिए बड़ोदरा हो, सूरत हो, हर जगह पर बहुत अच्छे अच्छे नए नए स्टाइल्स की शॉपिंग आप कर सकते हैं। नए नए लहंगे और चनिया चोली के सारे डिजाइन आपको वहां मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भाई तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 9 के 9 दिन गुजरात के पंडालों में धूम रहने वाली है, जिसकी शानदार झलक अभी से दिखाई देने लगी है। चुका है स्टेज, चल रही है तैयारियां। रंग बिरंगे आकर्षक परिधानों में लड़के लड़कियों ने समा बांध दिया है। नवरात्र का त्योहार दस्तक देने को तैयार है। 9 दिनों तक चलने वाला मां अम्बे की आराधना का त्योहार पूरे उत्साह और उल्लास से मनाने के लिए गरबा प्रेमी कमर कस चुके हैं। नवरात्र के 9 दिन तक पूरे गुजरात में गरबा और डांडिया का जोर रहने वाला है। लिहाजा अहमदाबाद में भी आकर्षक पारंपरिक परिधानों में लड़के लड़कियां पूरे जोश के साथ गरबा की प्रैक्टिस में जुटे हैं। पूरे 9 दिनों तक लड़के लड़कियां, पुरुष महिलाएं गरबा पंडालों में गरबा खेलते हैं। लिहाजा उनके परिधान भी खास होते हैं। ये परिधान खास तौर पर गरबा डांस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है नवरात्रि का। मैंने 4 से 5 अलग अलग आउटफिट्स बनाए हैं एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैं 1-2 महीने से ज़्यादा इनफैक्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड हम लोग ज़्यादा प्राचीन गरबा की प्रैक्टिस करते हैं बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति हमको लंबी करनी चाहिए और जितना भी लोग अभी नए स्टाइल्स और सब वो भी सीखना चाहिए, बट हमारा कल्चर जो है वो मेंटेन करना चाहिए। और बहुत खुश हूँ मैं। ड्रेसेस बनवाए नवरात्रि के लिए और आज पहनना भी शुरू कर दिया आज से। महिलाओं के लिए घाघरा चनिया चोली तो पुरुष के लिए खास गरबा परिधान होते हैं, जिसे केडिया कहा जाता है। केडिया में छोटा घेर घुमेर कुर्ता, धोती और रंग बिरंगी पगड़ी होती है, जिस पर कशीदाकारी का बेहद खूबसूरत काम किया जाता है। अहमदाबाद प्राचीन और अवर्चीन गरबा के लिए मशहूर है। बड़े बड़े पार्टी प्लॉट्स में 9 दिनों तक गरबा का आयोजन किया जाता है और जाने माने फोक सिंगर्स लाइव गरबा गाते हैं और युवा युवतियां पारंपरिक पोशाक पहनकर गरबे की धुन पर थिरकते हैं। गरबा की ये प्रैक्टिस अहमदाबाद में पनघट परफॉर्मिंग आर्ट्स कर रहा है। गुजरात में गरबा का क्रेज इतना है कि इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महीनों पहले से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। गुजरात अपना प्राचीन और अर्वाचीन गरबा के लिए बहुत ही प्रचलित है। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी है, जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने हाकल किया था कि गुजरात का प्राचीन और गरबा और डांडिया उसका संस्कृति संभाल के रखना है और आने वाली पीढ़ी के लिए उसको जगाना है, उसको जीवित रखना है। तो उसी समय से करीबन 25 साल से हम लोग ये हमारी संस्था ट्रेडिशनल गरबा, प्राचीन और अर्वाचीन गरबा का संस्कृति का पाठ गुजरात के और अहमदाबाद के लोगों को सिखाती रही है और उसका प्रचार करती रही है। गरबा और डांडिया का ट्रेंड तो गुजरात में शुरू से ही रहा है, लेकिन 20 से 25 सालों में इसका प्रचार प्रसार काफी हुआ है। गुजरात की गलियों से निकलकर नवरात्र मनाने का ये रंगारंग अंदाज अब देश भर में फैल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, नवरात्र की बात हो रही है, जाहिर सी बात है तो गुजरात का जिक्र होगा ही। और वहां पर जिस तरह से आपको अभी हमने दिखाया कि वहां पर लगातार गरबा की तैयारी, प्रैक्टिस जो है पहले से शुरू हो जाती है। इस बार का क्या ट्रेंड है वो आपको हम दिखा ही रहे हैं। तो 3 अक्टूबर से नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्र के 9 दिनों के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। गुजरात में खासतौर पर माता की आराधना के साथ साथ रास गरबा का भी विशेष महत्व है, जिसके लिए महीनों पहले गरबा प्रैक्टिस शुरू हो जाती है।
और हम आपको लिए चलते हैं ऐसी ही एक गरबा क्लास में और दिखाते हैं वहां लड़के लड़कियां कितने उत्साह के साथ जम के गरबा प्रैक्टिस कर रहे हैं और रास गरबा की तैयारी में जुटे हैं। 3 अक्टूबर से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। लोग माता की आराधना करेंगे, लेकिन गुजरात में माता की आराधना के साथ रास गरबा के कार्यक्रम भी बड़ी संख्या में अलग अलग पार्टी प्लॉट और क्लब में होंगे। मेरे सहयोगी साजिद जी से कहूंगा, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जिस प्रकार से गरबा को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट दिखाई पड़ रही है, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी नवरात्रि को कुछ दिनों की देर है, लेकिन किस प्रकार से लोग नवरात्रि की तैयारियां कर रहे हैं। खास करके अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात की बात करें तो नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग पार्टी प्लॉट हो, चाहे क्लब हो या फिर सोसाइटीज हो, लोग इसी प्रकार से नवरात्रि के दौरान गरबा कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहते हैं। रात को लगभग 2 से 3 बजे तक जो गरबा होता है वो इसी प्रकार से खेलते हुए दिखाई भी पड़ते हैं। जो गरबा की प्रैक्टिस कर रहे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका और कितना एक्साइटेड? क्योंकि जब भी गरबा खत्म होता है लोग अगले साल इंतजार करते हैं कि कितनी जल्दी नवरात्रि आ जाए। नमस्ते, मेरा नाम अनुष्का दिगे है और मैं ये ग्रुप से पिछले 7 साल से ज्वाइन हूँ और एक्साइटमेंट तो भयंकर ज्यादा होता है। हम लोग लिटरली हमारे 3 महीने का वर्कशॉप खत्म होने के बाद तुरंत ही हम लोग नेक्स्ट ईयर की तैयारी शुरू कर देते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या नया लाएंगे, क्या नए कॉस्ट्यूम्स लेंगे, क्या नया स्टेप्स में वेरिएशंस लाएंगे। सो एक्साइटमेंट स्टूडेंट्स में भी बहुत होती है और हमारे भी बहुत होती है। अच्छा, लोग थकते नहीं क्योंकि इतने सारे लगभग यहाँ पे 60-70 लोग हम देख पा रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोग नवरात्रि के पहले से ही प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। नवरात्रि तक पहुंचते पहुंचते थकान नहीं लगती, क्योंकि आम दिनों में तो लोग बोलते हैं यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन सब भूल जाते हैं। हम लोग गुजराती है यार, गुजरात में तो ऑलवेज क्रेज तो रहेगा ही। तो हम अभी से तो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है कि गरबा क्लास चालू करना है, गरबा सीखना है। तो 3 महीने से पहले हम लोग गरबा क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं और लोग बहुत क्रेज है लोगों को कि हम लोग को गरबा सीखना है करके। आप देख पा रहे हैं मेरे आसपास में जो युवक और युवतियां हैं वो किस प्रकार से गरबा की प्रैक्टिस कर रही हैं। ये गरबा की प्रैक्टिस के जो कार्यक्रम जो अलग अलग जगहों पे प्रैक्टिस होती हैं वो दृश्य हैं। नवरात्रि के जो दृश्य होंगे वो 3 तारीख से दिखाई पड़ेंगे। हमारे साथ गरबा सिखाने वाले शिक्षक भी मौजूद हैं। कितना एक्साइटमेंट लोगों में रहता है और कितने दिन पहले से लोग इस प्रकार से नवरात्रि को लेकर प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं? नवरात्रि के 3 महीने पहले यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू हो जाती है और कई गरबा क्लास तो 4 महीने पहले भी शुरू कर देते हैं लोग, और बहुत लोग यहाँ पे एक्साइटेड होते हैं। हर गरबा क्लास में हमारे टोटल जितने ब्रांचेस में ओवर देन 1000 स्टूडेंट यहाँ पे गरबा सीख रहे हैं। लोग पासेस का भी व्यवस्था करते हैं, अगले दिन से ही चिंता रहती है कि कल कहाँ जाएंगे। किस प्रकार से लोग ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं? अहमदाबाद में काफ़ी वेन्यू है जहाँ पे नवरात्रि ऑर्गेनाइज हो रही है अभी, तो काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, पर हमारा सबसे बड़ा ग्रुप है यहाँ पे, तो पासिस के हिसाब से बहुत दिक्कत हमें आती है क्योंकि 300 क्लास हर रोज़ करने हैं हमें। तो हम लोग जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो हमारे ग्रुप का कांटेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से हम उनके साथ कोलैब करके पास परचेज करते हैं। देखिए, उत्सव उल्लास और उमंग से भरे माहौल में शारदीय नवरात्र की शुभारंभ उसका होने जा रहा है। ऐसे में गुजरात में गरबा और डांडिया की तैयारी भव्य तरीके से चल रही है। वडोदरा के रंग कैसे हैं वो आपको दिखाते हैं। तो वडोदरा के बाजारों में जिधर देखिए उधर ही गरबा के लिए उत्साहित लोगों की भीड़ उमड़ रही है। झुमके, बाली और गरबा ड्रेस की जमकर खरीदारी भी हो रही है। सज चुके हैं बाजार, बढ़ रही है खरीदारों की भीड़। नवरात्रि गामठी से लेकर राजस्थानी घाघरा तक की डिमांड। नवरात्रि में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में वडोदरा में नवरात्रि की शॉपिंग को लेकर धूम मची है। अलग अलग रंग और डिजाइन की घाघरा चोली बाजार में मौजूद हैं। गरबा प्रेमियों के लिए चनिया चोली के साथ साथ सजने संवरने के लिए तरह तरह के आभूषण भी बाजार में आ गए हैं। वडोदरा में नवरात्रि का अलग ही रंग देखने को मिलता है। इस बार भी मां की आराधना के इस पर्व को खास बनाने की तैयारी है। वडोदरा को कला नगरी का नाम दिया गया है और वडोदरा के लोग
नवरात्रि त्योहार को लेकर काफी उत्साहित दिख रही है। वही वजह है कि यहाँ पे वडोदरा में एक जो सर्कल है उसे भी नवरात्रि का रंग दे दिया गया है। घाघरा चोली के साथ ये पूरा सर्कल ये जो है सजाया गया है और लोग नवरात्रि में झूमने के लिए काफी उत्साहित दिख रहे हैं और लोग 9 दिन तक माँ जगदम्बा की आराधना करेंगे और गरबे में झूम के करेंगे। कपड़ा बाजार में गरबा प्रेमियों के लिए एक से बढ़कर एक रंग और कढ़ाई के गरबा ड्रेस मौजूद हैं। खरीदार अपनी सहूलियत और बजट के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। I like elegant and different. अच्छा, ये मल्टीपल कलर में और जो कुछ भी होता है तो 9 दिन तक अलग अलग करेंगे, किस तरह से करेंगे? हाँ, मैं नॉर्मली चूज करती हूँ कि नवरात्रि का जो गॉडेस का कलर होता है उसी के मुताबिक मैं चूज करती हूँ। अच्छा, घाघरा चोली के साथ ऑर्नामेंट्स का भी हाँ, शॉपिंग शुरू कर दिया। हाँ, वो किस तरह से करेंगे? वो जो भी मैचिंग मिलता है वही करते हैं। सबकी चॉइस अलग अलग होती है, कोई मल्टीपल मांगते हैं, कोई बहुत ज्यादा फ्लेयर वाले मांगते हैं, किसी को कच्छी पसंद है, किसी को राजस्थानी पसंद है, तो किसी को पूरा विंटेज चाहिए। बड़ौदा तो नवरात्रि का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो लोग तो जैसे पागलों की तरह झूम रहे हैं। नवरात्रि आएगी तो अच्छा ट्रेंड चल रहा है। इस साल नवरात्रि में घाघरा चोली में पुरानी फैशन को ही नया रूप दिया गया है। हर साल वैसे भी नवरात्रि में कच्छी, गामठी, राजस्थानी घाघरा चोली का ट्रेंड चलता है। इस साल भी लोगों की पहली पसंद गामठी ही दिख रही है। ट्रेडिशनल लुक को और ज्यादा अच्छा दिखने के लिए युवक युवतियों में काफी क्रेज रहता है और इसीलिए इस साल घाघरा चोली में नए नए लुक दिख रहे हैं। दिग्विजय पाठक, वडोदरा, गुड न्यूज टुडे। तो गुजरात में आपने देखा नवरात्र के दौरान वहां गरबा डांडिया की तैयारी हो रही है, रिहर्सल्स वहां पर जोरों से चल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि रामलीला की तैयारी भी हो रही है। कहां हो रही है आपको बता दें, रामलीला का आयोजन दशहरे के दौरान ही चूंकि होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भगवान राम की लीलाओं के मंचन की शुरुआत अभी से हो गई है। यहां पर श्री कृष्ण जन्म स्थान के मंच पर भगवान राम की लीलाओं के मंचन का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मुकुट पूजन और भगवान गणपति की शोभा यात्रा के साथ हुआ। और इस दौरान रामलीला में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बनने वाले सभी पात्रों का पूजन हुआ और आरती भी उतारी गई। पूरे शहर में भ्रमण के बाद शोभा यात्रा का श्री कृष्ण जन्म स्थान पर ही समापन हुआ। मथुरा में रामलीला उत्सव 21 दिन तक चलेगा। नवरात्र से पहले अभी पितृपक्ष चल रहा है, यानी पितरों को स्मरण करने का समय। माना जाता है कि पितृपक्ष में पिंडदान से उन्हें मुक्ति मिलती है और कल्याण होता है। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां पितरों के लिए पिंडदान नहीं, शिवलिंग दान किया जाता है। आपको बताते हैं ऐसा क्यों होता है और इस परंपरा के पीछे की कहानी क्या है। देखिए खास रिपोर्ट। शिवलिंगों की अनगिनत कतारें सनातन धार्मिक आस्था का प्रतीक हैं। ये तस्वीरें वाराणसी के जंगम बाड़ी मठ की हैं। यहाँ पर लाखों की तादाद में छोटे छोटे शिवलिंग हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सनातन धर्म के वीर शैव संप्रदाय से जुड़े लोग अपने पुरखों की याद में शिवलिंग दान करने आते हैं। आमतौर पर पुरखों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान की परंपरा है, लेकिन वीर शैव संप्रदाय के लोग यहाँ पर आकर शिवलिंग दान करते हैं। इस परंपरा के भक्त लोग किसी स्टेट में रहते हो, वो अपने अनुकूलता से अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ करके लिंग स्थापना करते हैं। एक बार लिंग स्थापना करके पूजा करने से उनको बार बार श्राद्ध वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वीर शैव संप्रदाय में मनुष्य के एक ही बार जन्म लेने की मान्यता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से इस संप्रदाय के लोग यहाँ आकर शिवलिंग स्थापित करते हैं। अपने यहाँ पूर्वजन जो गुजर गए उनके नाम से यहाँ शिवलिंग स्थापना किया जाता है और उनको पूर्वजनों को मुक्ति मिलती है यहाँ पे। इसके वास्ते हम यहाँ अपने पिताजी से नाम से, अपने मम्मी से नाम से, कोई भी रहने हो,
गुजर गए से उनके नाम से हम यहाँ पिंडदान करते हैं। ये जो अपन पिंडदान करते हैं तो अपन तो इधर सब अच्छा रहते हैं, उसके पीछे अपने पिताजी को आत्मा का आराम रहना, शांति रहना, उसके सब ये किया जाता है। हम पुरानों से वही करते आए हैं, रीति रिवाज के अनुसार आज भी वही कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा यही करना पड़ता है। पहले वो चल के आते थे, आज तो ट्रेन है, गाड़ी है, इसलिए हम आके वही करें। वैसे तो प्रयाग, गया, पुष्कर, हरिद्वार और उज्जैन समेत कई तीर्थों में पितरों के पिंडदान की परंपरा है, लेकिन वीर शैव संप्रदाय के लिए काशी का ये मठ सबसे महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि काशी का ये जंगम बाड़ी मठ 6ठी शताब्दी से पहले ही स्थापित किया गया था। ये वीर शैव संप्रदाय के 5 प्रमुख पीठों में से एक है। इसे ज्ञान सिंहासन पीठ के नाम से जाना जाता है और काशी के प्राचीन मठों में से एक माना जाता है। लिहाजा वीर शैव मत को मानने वालों के लिए यहाँ पितरों के लिए शिवलिंग दान की खास अहमियत है। ये संप्रदाय ये भी मानता है कि एक ही जन्म मात्र मिलता है और मुक्ति की कामना के लिए इस वाराणसी के जगमबाड़ी मठ में आकर पूरे देश दुनिया से इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग का दान करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लाखों की तादाद में शिवलिंग स्थापित किए हुए हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। चेस ओलंपियाड में हिंदुस्तान का परचम लहराकर और शतरंज की दुनिया में भारत का नाम रोशन करके लौटे खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बिल्कुल, आपको बता दें, खास बात यह भी है कि इस दौरान खिलाड़ियों ने न केवल प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की और अपना अनुभव जाना, बल्कि उन्हें शतरंज का खेल भी दिखाया और बताया कि वे किस तरह बिसात पर अपनी चालें चलते हैं। हम इस बारी अपनी कंट्री के लिए जीत कर ही वापस आने और कोई सेकंड वे नहीं था। तो ये मिजाज होता है तभी तो विजय मिलता है। आपका जो विजन है कि इंडिया नंबर 1 होना चाहिए, आई थिंक ये बदलाव आ रहा है। हमारे देश के नौजवानों के पास सामर्थ्य है, तो जन्मदिन पे क्या करोगी? 28 को है ना, तो क्या करोगी? बस मजे करूंगी। बस ये कहाँ है? हाँ, पीछे खड़ा है। ना टाइम, आपका वैल्यूएबल टाइम निकाला हमसे मिलने के लिए। मेरा वैल्यू आप ही है। सर, ये फर्स्ट टाइम इंडिया ने दोनों गोल्ड मेडल जीते हैं और टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है वो बहुत ही बढ़िया था। मतलब 22 में से 21 पॉइंट बॉयज ने और 22 में से 19 पॉइंट गर्ल्स ने, सो टोटल 44 में से 40 पॉइंट हमने लिए। इतना बढ़िया प्रदर्शन आज तक पहले कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। वहां पर क्या माहौल था? पहली बार हम जीते, सब लोग हमारे लिए भी खुश हो गए बहुत, क्योंकि हमने इतना खुशी मनाया। तो सबने एक्चुअली हर अपोनेंट्स ने भी आके हमें बधाई दी और हमारे लिए एक्चुअली खुश हो गए, इवन आवर अपोनेंट्स ऑल्सो। सर, हमने देखा है कि लास्ट कुछ सालों में बहुत सारे जो स्पेक्टेटर्स है वो बहुत रूट कर रहे थे कि दूर दूर से वहां पे सिर्फ देखने आए थे ये मैच को, जो पहले मेरे हिसाब से इतना नहीं होता था। तो आई थिंक चेस की भी काफी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, तो हमें देख के बहुत अच्छा लगा कि रूट कर रहे हैं। थोड़ा प्रेशर भी होता था, बट इतना हमें सपोर्ट कर रहे, वो एक अच्छा फीलिंग था। और जब हम जीते तब इंडिया ऐसे सब रूट कर रहे थे। इस बारी 180 कंट्रीज पार्टिसिपेट करी थी, बल्कि जब चेन्नई में ओलंपियाड हुआ था, हम बोथ इंडिया टीम हम ब्रॉन्ज जीते थे। वुमेन टीम का लास्ट मैच यूएसए से हुआ था, जो हम हार गए थे और हमारे हाथ से गोल्ड चला गया था उस टाइम। तो हम फिर से उनके साथ इस बार खेले। फिर इस बार हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे कि इस बार ये इंडिया को गोल्ड लाना ही है, इसको हराना है, इनको हराना ही है। वो मैच फाइनली बहुत क्लोज था और ड्रॉ में फिनिश हुआ, बट वी वेंट ऑन टू विन द गोल्ड सर। पर हम इस बारी अपनी कंट्री के लिए जीत कर ही वापस आने वाले थे और कोई सेकंड वे नहीं था। नहीं, ये मिजाज होता है तभी तो विजय मिलता है। लेकिन जब इतने नंबर आ गए, 22 में से 21 और 22 में से 19, तो बाकी खिलाड़ियों का या बाकी लोग जो इस खेल को ऑर्गेनाइज करते हैं उनका क्या रिएक्शन था? Sir, I think Gukesh wants to answer that, but I just want to say one thing कि उसमें हमने इतनी कन्विंसिंगली जीता, स्पेशली ओपन टीम में।
ऐसे लग रहा था कि कोई पास भी नहीं आ सकता है। और हमारी वुमेन टीम में हम पहले 7 मैचेस जीतते गए, फिर थोड़ा छोटा सा सेटबैक आया, हमने रेजिलियंस दिखाई, हम वापस आए। पर हमारी ओपन टीम ने तो सर मतलब मैं क्या ही बताऊं, आई थिंक गुकेश बीइंग ऑन बोर्ड 1 वाज बेटर टू आंसर दैट, पर वो भाग के ले गए। Yeah, this experience was really a great team effort. Every single one of us was in like excellent form, and we were all super motivated because अच्छा, कईयों के पिता माता डॉक्टर है, पेरेंट्स दोनों डॉक्टर है और मेरी बहन भी डॉक्टर है। तो जब मैं बचपन में उन्हें दिखता था कि उनको कभी रात को 2 बजे फोन आ गया पेशेंट का, जाना पड़ता था, मुझे लगा मैं जो करियर लूंगा थोड़ा और स्टेबल लूंगा, पर मुझे लगा नहीं था स्पोर्ट्स में और दौड़ना पड़ेगा। सर मैंने हमेशा देखा है कि आप हर स्पोर्ट और हर स्पोर्ट पर्सन को इतना इनकरेज करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्पोर्ट्स से बहुत बड़ा लगाव है, हर एक स्पोर्ट से, और मैं उसकी स्टोरी जानना चाहती हूँ। ऐसा कि मैं आपको बताता हूँ, मैं ये इतना समझता हूँ कि कोई देश विकसित बनता है तो सिर्फ खजाने से नहीं बनता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, कितने उद्योग हैं, जीडीपी कितना, इतने से नहीं बनता है। हर फील्ड में वो दुनिया में महारत होनी चाहिए। अक्सर बेकाबू कुत्तों के हमले की खबर आती है, बच्चे बुजुर्गों को निशाना बनाने की खबरें आती हैं, लेकिन झांसी के एक डॉग ने वफादारी की अद्भुत मिसाल कायम की है। दरअसल एक घर के लॉन में कुछ बच्चे खेल रहे थे कि तभी एक कोबरा उनकी तरफ बढ़ा। पिटबुल जिनी ने जैसे ही खतरे को भांपा, वो अपनी रस्सी तोड़कर जहरीले सांप से भिड़ गया और बच्चे को खतरनाक सांप से बचा लिया। इस डॉग की फुर्ती और हिम्मत ने कई बच्चों की जान बचा ली। झांसी में एक परिवार के साथ रहने वाली फीमेल पिटबुल जिनी ने वफादारी की मिसाल पेश की है। घर के लॉन में एक कोबरा सांप को देखते ही जिनी उस पर झपट पड़ी। पास में खेल रहे बच्चों की हिफाजत के लिए जिनी ने बिना वक्त गंवाए उस सांप को अपने जबड़ों में दबोच लिया। सांप ने भी जिनी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जिनी ने चंद सेकंड में ही सांप का काम तमाम कर दिया। मतलब ये सोच लो कि अगर सांप अंदर चले जाते, गेटों में जगह तो है ही, तो कुछ भी हो सकता था। कल भी हमारे नौकर के बच्चे खेल रहे थे, बच्चे चिल्लाए तो सांप लौट के इस तरफ को भागा, वो रस्सी तोड़ के उसने या फिर सांप से उसकी मुठभेड़ हुई और उसने सांप को मारा। बहुत बड़ा सांप था, कोबरा सांप था। जिनी के मालिक ने जिनी के साथ कई डॉग्स पाल रखे हैं, लेकिन इनमें से जिनी ही अब तक 8 से 10 सांपों को मार चुकी है। परिवार के सदस्यों का मानना है कि जिनी ने अपनी सूझबूझ से एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। अपनी वफादारी और दिलेरी से जिनी एक बार फिर पूरे परिवार की चहेती बन गई है। झांसी से प्रमोद कुमार गौतम, गुड न्यूज टुडे। देखिए, तड़प होनी चाहिए कामयाबी की, वरना सोच तो हर कोई लेता है। भाई अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। देखिए, वक्त दिखाई नहीं देता बट दिखा बहुत कुछ देता है। और धैर्य सफलता पाने की पहली सीढ़ी है। मेहनत के साथ खामोशी से अपना काम करते रहिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। क्या बात है, अभी देखा हमारे विचार कितने अच्छे हैं। ऐसे अच्छे विचारों के साथ कल फिर बैठेंगे, चाय पियेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि मौसम भी सुहावना हो जाए, तो कल चाय का मजा 5 बजे हमारे साथ।